मैं जा रही हूँ ऑफिस माँ। और हाँ, भूलना मत, खाने से पहले दवा जरूर खा लेना, कह शिप्रा ऑफिस जाने लगी। तभी मीनू जी ने उसे रोक कर कहा, यह पकड़ो टिफ़िन, रोज़ भूल जाती हो। और हाँ, पहुँचते ही फ़ोन ज़रूर कर देना। मैं भूल भी जाऊँ तो क्या आप भूलने देती हो माँ? पकड़ा ही देती हो खाने का टिफ़िन, लाड दिखाते हुए शिप्रा ने कहा। तो मीनू भी प्यार के साथ नसीहतें देने लगी कि वह कैंटीन में कुछ न खाए। हाँ हाँ, नहीं खाऊंगी मेरी माँ। वैसे याद है ना, शाम को 5 बजे आप तैयार रहना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। यह बात शिप्रा ने इशारों में कही तो मीनू ने भी इशारों में ही जवाब दिया कि वे तैयार रहेंगी। क्या इशारे हो रहे हैं दोनों के बीच? मीनू और शिप्रा को इशारों में बात करते देख विपिन ने कहा, देख लो पापा, ज़रूर यहाँ सास बहू और साजिश चल रही है। विपिन की बातें सुनकर अमर जी भी हंसे बिना नहीं रह पाए, मगर विपिन तो अपनी माँ के पीछे ही पड़ गया, यह जानने के लिए कि इशारों में शिप्रा ने उनसे क्या कहा। यह हम सास बहू के बीच की बात है। प्यार से बेटे का कान खींचते हुए मीनू बोली। बेचारा विपिन बिना बात को जाने ही ऑफिस चला गया। दोनों को ऑफिस भेजकर मीनू 2 कप चाय बना लाई और फिर इत्मीनान से अमर जी की बगल में बैठ गई। चाय पीते हुए अमर जी एकटक मीनू को देख देख कर मुस्कुराए जा रहे थे। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसे छुपा रहे हो? मीनू ने सायराना अंदाज में पूछा तो उनकी हंसी छूट गई। कहने लगे, मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि तुम भी ना अजीब हो। अरे बता देती बेचारे को कि तुम सास बहू का क्या प्रोग्राम है। लेकिन जो भी हो, तुम सास बहू की बॉन्डिंग देखकर मेरा मन को बड़ा सुकून मिलता है, वरना तो मेरा सास बहू के झगड़े सुन सुनकर दिमाग घूम जाता है। हाल ही में मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी जिसमें लिखा था, सास से तंग आकर एक बहू 12वीं मंजिल से कूद गई। और जानती हो, पहले उसने अपने 2.5 साल के बेटे को फेंका और फिर कूद गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। सच कह रहा हूँ मीनू, यह पढ़कर तो मेरा दिल ही बैठ गया था। अमर जी की बातें सुनकर मीनू का भी दिल दहल गया। सोच जरा, उस इंसान पर क्या बीती होगी जिसे ना तो माँ समझ पाती है और ना पत्नी। पीसता रहता है बेचारा माँ और पत्नी के बीच। सही कह रहे हैं आप। हमारे समाज में जब एक लड़की शादी के बाद अपना मायका छोड़कर जहाँ उसने लगभग अपनी आधी जिंदगी पूरे हक के साथ गुजारी होती है, ससुराल में कदम रखते ही उसके दिल में घबराहट सी होने लगती है कि यहाँ सब उसे दिल से तो अपनाएंगे ना, अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे ना। ज़्यादातर घरों में यही होता है कि बहू को आए अभी कुछ दिन हुए नहीं कि जिम्मेदारी की टोकरी उसे पकड़ा दी जाती है। उसे यह तो समझा दिया जाता है कि सास ससुर के साथ साथ ननंद देवर और नाते रिश्तेदारों को भी सम्मान देना होगा। लेकिन यह नहीं समझाया जाता कि आज यह घर उसका भी है, ससुराल में उसकी राय भी उतनी ही मान्य होगी जितनी घर के बाकी सदस्यों की। क्या एक बहू का यह अधिकार नहीं है कि घर के हित के लिए जो भी फैसले लिए जाएं, उनमें उसकी भी राय शामिल हो? क्यों सास को लगने लगता है कि बहू आते ही उससे उसके बेटे को छीन लेगी? अगर ऐसा ही है तो फिर ना करे अपने बेटे की शादी, रखे अपने आंचल में छिपा कर। अगर शादी के बाद बेटा अपने परिवार को कुछ बोल जाए तो सबको यही लगने लगता है कि बीवी ने ही सिखाया होगा उसे ऐसा बोलने के लिए, और यही झगड़े की जड़ है। हर बात के लिए बहू को ही दोषी ठहराया जाने लगता है, और तो और उसके मायके को भी नहीं छोड़ते लोग। कहते हुए मीनू की आंखें गिल्ली हो गई, जो अमर जी से छिपी न रह गई। वे समझ रहे थे कि आज मीनू के मन का गुब्बार निकल रहा है और वह वही सब बोल रही है जो उसके साथ हुआ है। उन्हें भी तो याद है, कभी उनकी माँ ने मीनू को चैन से जीने नहीं दिया। बात बात पर ताने उल्हाने, गाली गलौज, यहाँ तक कि थप्पड़ भी चला देती थी। वे मीनू पर और बेचारी रोकर रह जाती। लेकिन क्या कोई भी लड़की अपने मायके की बेइज्जती सहन कर सकती है भला? जब मीनू की सास उसके मायके के खिलाफ कुछ बोल देती तो उससे सहन नहीं होता
और वह पलटकर जवाब दे देती। यह बात उनकी माँ की बर्दाश्त के बाहर चली जाती। गरजते हुए कहती कि अगर फिर कभी मीनू ने कैंची की तरह जबान चलाई तो वे उसे हमेशा के लिए उसके मायके भेज देंगी, क्योंकि उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। बेचारे अमर जी भी क्या करते, खून का घूंट पीकर रह जाते, पर अपनी माँ से कुछ कह ना पाते। अगर कुछ बोलते तो जोरू का गुलाम कहलाते। और पहले के ज़माने में कहाँ बेटे को इतना हक होता था कि वह पत्नी की तरफदारी में कुछ बोल सके। मैंने तो पहले ही सोच लिया था अमर जी कि जब मेरी बहू का गृह प्रवेश होगा तो उसे सिर्फ कर्तव्यों, दायित्वों और जिम्मेदारियों और फ़र्ज़ की ठोकरी ही नहीं थमाऊंगी, वरन उसे उसके हक और अधिकारों का गुलदस्ता भी दूंगी, क्योंकि आखिर वह भी तो अपने ससुराल में कुछ उम्मीदें लेकर आएगी। अच्छा, और अगर तुम्हारी बहू ही अच्छे विचारों वाली नहीं आती तब कैसे निभाती उससे? अमर जी ने पूछा। अपने पति की बातों पर वे हंसी और फिर कहने लगी, मैंने यह भी सोचा था कि शायद मेरी बहू मेरे मन मुताबिक ना आए, लेकिन फिर भी मैं उससे निभाऊंगी। उसे इतना प्यार दूंगी कि वह भी मेरे रंग में रंग जाएगी। जानते हैं अमर जी, एक औरत चाहे तो फिर चाहे वह सास हो या बहू, अपने रिश्ते को बिगाड़ भी सकती है और चाहे तो अपनी सूझबूझ से रिश्ते को कभी ना टूटने वाले पक्के धागे में पिरो कर भी रख सकती है। हर लड़की चाहती है कि वह एक अच्छी बहू बने, पर इसके लिए सास को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ना। अगर घर के किसी फैसले में बहू की सहमति ना लें, उसे पराई समझे, तो वह हमें कितना अपना पाएगी? बोलिए। उफ, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। घड़ी की तरफ देखते हुए मीनू ने कहा, आज आपको दुकान पर नहीं जाना है क्या? सोच रहा हूँ आज ना जाऊँ, वैसे भी लेट हो गया हूँ और मंदी के कारण वैसे भी ग्राहक कम ही आते हैं, अमर जी ने कहा। उनका अपना कपड़े का व्यापार था। पर यह तो बताओ कि तुम सास बहू ने क्या प्रोग्राम बनाया है? मुझे तो बता दो, वे बोले। अमर जी के पूछने पर पहलू तो मीनू झूठे सच्चे बहाने बनाने लगे, फिर जब उन्होंने जोर दिया तो बोली, आज हम सास बहू फिल्म देखने जा रही हैं। अच्छा, कौन सी? पूछते हुए अमर जी की आंखें चमक उठी। अरे कोई नई फिल्म आई है ना, क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, बॉडीगार्ड, वही देखने जा रही हूँ। आज आप घर पर ही हैं तो ध्यान रखना घर का। अच्छा, तो अब तुम सास बहू फिल्म देखो और हम बाप बेटा खाना पकाए, यही कहना चाहती हो ना? हाँ सही तो है, हंसते हुए मीनू बोली और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। अच्छा ठीक है, खाना हम बना लेंगे, पर एक कप चाय और पिला दो, अमर जी ने कहा तो मीनू भुनभुनाई, यह कहकर कि घर में रहते हैं तो बार बार चाय बनवा कर परेशान कर देते हैं। जो भी हो, पति पत्नी अपने जीवन में बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना जब सिप्रा जैसी बहू हो। शादी के 4 साल हो गए, पर कभी उसने मीनू को यह एहसास नहीं दिलवाया कि वह उनकी बहू है। पास पड़ोस, नाते रिश्तेदार इन दोनों के रिश्ते को देखकर आश्चर्य करते और कहते कि क्या सास बहू भी कभी ऐसे एक साथ इतनी खुश रह सकती हैं? लगता ही नहीं कि दोनों सास बहू हैं। सिप्रा एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी कर रही थी और वहीं उसकी मुलाकात विपिन से हुई, जो जान पहचान के बाद दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। 2 साल तक बेरोक टोक उनका प्यार चलता रहा और फिर दोनों परिवारों की सहमति से विवाह के बंधन में बंध गए। वैसे तो बचपन से ही सिप्रा को सास नाम की प्राणी से डर लगता था, क्योंकि उसकी जहन में एक हुआ सा बैठ गया था कि सास और बहू में कभी नहीं पटती, क्योंकि अपने घर में भी तो उसने आए दिन अपनी माँ और दादी को लड़ते झगड़ते ही देखा था। जो जो वह बड़ी होती गई, दादी और माँ में लड़ाइयाँ भी बढ़ती चली गई। उसे याद है जब उसकी माँ दादी में झगड़ा होता, उसके पापा किसी एक की तरफदारी करते तो दूसरी का मुंह फूल जाता। हालत यह हो गई कि फिर उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। जब भी दोनों में झगड़ा होता, सिप्रा के पापा घर से बाहर निकल जाते। नाते रिश्तेदारों और पास पड़ोस में भी तो आए दिन
सास बहू के झगड़े सुनते देखते वह घबरा सी जाती। उसे याद है जब पड़ोस की चाची की बहू ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली थी, तब यह सुनकर शिप्रा की रूह कांप उठी थी। वैसे हल्ला तो यही हुआ था कि उसकी सास ने ही उसे जलाकर मार डाला, मगर कोई सबूत न मिलने के कारण वह कुछ सजा पाकर ही बच गई थी। मगर मारा तो उसे उसकी सास नहीं था, क्योंकि उसकी बहू तो गाय समान सीधी थी। ऐसा शिप्रा की दादी कहा करती थी। शिप्रा की दादी भी किसी सांप नाथ से कम नहीं थी और माता तो नागनाथ ही थी, क्योंकि दादी एक सुनाती तो माँ 1000 सुना डालती। खैर, एक दिन शिप्रा की दादी उस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब दादी की 13वीं पर मोहल्ले की औरतों के सामने घड़ियाली आंसू बहाते हुए शिप्रा की माँ शांति से कहने लगी कि उनकी सांस नहीं थी, माँ थी। जाने अब वे उनके बगैर कैसे जी पाएगी। मन तो हुआ शिप्रा को कि कह देगी, क्यों झूठे आंसू बहा रही हो माँ, कब तुमने दादी को माँ माना। मगर वह चुप रही। मन ही मन सोचने लगी कि बस नाम ही शांति है उसकी माँ का, काम तो सारे अशांति वाले ही करती हैं। सास बहू के झगड़े सुन देखकर शिप्रा का तो शादी पर से विश्वास ही उठ गया था। जब भी उसकी शादी की बात चलती वह सिहर जाती, सोचती जाने कैसी ससुराल मिलेगी, कहीं उसकी सास भी चाची जैसी निकली तो, या कहीं उसमें भी उसकी माँ का गुण आ गया तो। ऐसे कई सवाल उसके मन को डराते रहते। अपने मन का डर उसने विपिन को भी बताया, जिसे सुनकर उसकी हंसी रुकी नहीं रही थी। किसी तरह अपनी हंसी रोककर वह कहने लगा, हाँ, मेरी माँ सच में ललिता पवार है। सोच लो, अब भी समय है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पागल, मेरी माँ पुराने ज़माने की सास नहीं है, तुम्हें उनसे मिलने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। विपिन की बातों ने उसका डर ज़रा कम तो कर दिया, पर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया। अभी सांस को लेकर दिल के किसी कोने में डर तो था ही। विदाई के वक्त बड़े प्यार से शांति ने भी अपनी बेटी के कान फूंकते हुए समझाया, देख बिटिया, सांस को कभी भी माँ समझने की भूल ना करना, क्योंकि सांस चुड़ैल का दूसरा रूप होती है। देखा नहीं अपनी दादी को? माँ जी कहकर उसे सिर पर मत बैठा लेना। पैरों में तेल मालिश वालिश की आदत तो डालना ही मत, नहीं तो मरते दम तक तुमसे सेवा करवाती रहेगी। सबसे बड़ी बात, पति को अपनी मुट्ठी में रखना और उसके कमाए पैसों को भी। अपनी कमाई तो उसे छूने भी मत देना। एक बार मुंह को खून लग जाए तो आदत पड़ जाती है। समझ रही हो ना मेरे कहने का मतलब? अपनी माँ की कुछ बातों से उसने आत्मसात कर लिया तो कुछ को नहीं। ससुराल में जब शिप्रा ने पहला कदम रखा तो सबसे पहले उसका सामना मीनू यानी अपनी सास से ही हुआ। उनका भरा हुआ रोबीला चेहरा, लंबा चर्बी से लदा शरीर देखकर वह डर गई। लगा जैसा नाम वैसा ही रूप, और जिस तरह से वे आत्मविश्वास से भरी आवाज में बातें करती, शिप्रा कांप जाती। वह समझ गई कि उसका हाल वही होने वाला है जो और बेचारी बहुओं का होता आया है। मगर हफ्ता 10 दिन में ही जान लिया शिप्रा ने कि यथा नाम तथा गुण वाली कहावत मीनू पर कहीं से भी लागू नहीं होती। तेज तर्रार कैंची की तरह जबान और सांसों वाला रौब जरा भी नहीं था उनके पास। एक रोज जब वह अपनी माँ को याद कर रोने लगी तो उसकी सास ने उसे सीने से लगा लिया और कहा कि वह उसे सास नहीं माँ समझे, और जब मन हो जाकर अपनी माँ से मिल आए। किसी बात की रोक टोक नहीं है यहाँ उस पर, क्योंकि यह उसका भी घर है। जैसे उनके लिए उनकी बेटी है वैसे बहू भी है। और सिर्फ कहा कि नहीं, मीनू ने करके भी दिखाया, क्योंकि शिप्रा को नए माहौल में ढलने और वहाँ के लोगों की पसंद नापसंद को समझने के लिए उसे पर्याप्त समय दिया। अगर शिप्रा से कोई गलती हो जाती तो एक माँ की तरह बड़े प्यार से उसे सिखाने का प्रयास करती। पाक कला में तो उसकी सास ने ही उसे माहिर किया था, वरना एक मैगी और पोहा के सिवा उसे कुछ बनाना आता था नहीं। लेकिन कभी मीनू जी ने उसे इस बात के लिए ताना उल्हाना नहीं मारा, बल्कि बोलने वालों का भी
यह कहकर मुंह चुप करा देती कि आज की लड़कियां चांद पर पहुंच चुकी हैं, पर अफसोस कि हमारी सोच आज भी वही की वही है। क्यों हमें बहू सर्वगुण संपन्न चाहिए? क्या हम सास भी हैं सर्वगुण संपन्न? और यही उम्मीद हम अपनी बेटियों से क्यों नहीं लगाते? फिर क्या मजाल जो कोई सिप्रा के बारे में कुछ बोल भी दे। उस दिन मीनू की बातें सुनकर दिल से सिप्रा ने अपनी सास को माँ समझा और सोच लिया कि वह कैसा रिश्ता निभाएगी अपनी सास से। कभी मीनू ने यह नहीं जताया कि विपिन उनका बेटा है, तो विपिन पर पहला अधिकार भी उनका ही है, और ना ही कभी सिप्रा ने ऐसा जताया कि अब उसके पति पर सिर्फ उसका अधिकार है। जब कभी बेटे बहू में किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती तो मीनू बहू का ही साथ देती। इससे सिप्रा के मन में मीनू के प्रति और सम्मान बढ़ जाता। धीरे धीरे वह अपनी सास के और करीब आने लगी, पूरी तरह से घुलने लगी उनके साथ। कोई भी काम होता वह मीनू से पूछ कर ही करती। उसका जो भय था सास को लेकर वह दूर हो चुका था। लोग कहते हैं अच्छी बहू बनना और सूर्य पर जाना एक ही बात है, लेकिन अगर मैं एक अच्छी बेटी हूँ तो अच्छी बहू क्यों नहीं बन सकती? माँ दादी को मैंने हमेशा लड़ते झगड़ते देखा है, लेकिन गलती सिर्फ दादी की ही नहीं होती। माँ चाहती तो सास बहू के रिश्ते को संवार सकती थी, पर उन्होंने और बिगाड़ा रिश्ते को। मुझे भी उन्होंने वही सब सिखाया सास के प्रति, पर मैं उनके एक भी बात में नहीं आई, क्योंकि मैं जानती थी कि सामने वाले मुझे वही देंगे जो मैं उन्हें दूंगी, और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। शादी के बाद एक लड़की का रिश्ता सिर्फ अपने पति से ही नहीं जुड़ता, बल्कि ससुराल के बाकी सदस्यों से भी खास रिश्ता बन जाता है। यह बात क्यों नहीं समझती लड़कियां? अगर अपने घर का माहौल हमेशा अच्छा और खुशी भरा रखना है तो मुझे अपनी माँ की बातें भुलानी होगी। और फिर सिर्फ पति पत्नी में ही 7 वचन क्यों? सास बहू भी क्यों ना कुछ वचनों में बन जाएं, ताकि जीवन सुखमय बीत सके। अपने आप से कहती सिप्रा। उसी दिन ठान लिया सिप्रा ने कि वे सास बहू के भी कुछ वचनों में बंधेगी और अपने रिश्ते को एक नया नाम देगी, अनोखा रिश्ता। अब सिप्रा अपनी सास की हर पसंद नापसंद को जानने समझने लगी थी। चाहे शॉपिंग पर जाना हो, फिल्म देखने जाना हो, या घर में बैठकर सास बहू सीरियल देखना हो, दोनों साथ देखती। अब तो सिप्रा ने मीनू को व्हाट्सएप, फेसबुक, लैपटॉप चलाना भी सिखा दिया था। सबके ऑफिस चले जाने के बाद मीनू घर में बोर ना हो, इसलिए उसने ज़बरदस्ती उन्हें किटी भी ज्वाइन करवा दी। शुरू में मीनू को अजीब लगा था, पर फिर मज़ा आने लगा। अब वे भी अपनी बहू के साथ जाकर और औरतों की तरह स्टाइलिश कपड़े खरीद लाती। वजन भी बहुत कम कर लिया था। आखिर दोनों सास बहू रोज वॉक पर जो जाती थीं। अपने हल्के शरीर को देख वह बहुत खुश होती। मीनू उसका सारा श्रेय देती अपनी बहू को, जिसके कारण उनमें इतना बदलाव आया था, वरना तो 5 गज की साड़ी में ही लिपटी उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन चुटकी लेते हुए अमर जी ने कहा भी, कहीं तुम ललिता पवार से 0 फिगर साइज वाली करीना न बन जाऊं, फिर मेरा क्या होगा मेरी जान? हाँ बनूंगी ही, आपको क्यों जलन हो रही है? मीनू बोली। अरे मैं क्यों जलने लगा भाई? अच्छा है बन जाओ करीना की तरह, मेरे लिए तो और ही अच्छा है, वरना तो ट्रक के साथ आधी से ज़्यादा उम्र बीत ही गई मेरी। कहकर अमर जी हंस पड़े, पर मीनू बड़बड़ा उठी। दोनों की इस तरह की नोक झोंक देख सिप्रा और विपिन हंस पड़ते। एक दिन जब सिप्रा ने अपने लिए जीन्स और टी-शर्ट खरीद कर लाया, वैसे विपिन ने मना किया था कि मत खरीदूं, माँ नहीं पहनेगी, पर वे ले ही आए। अरे यह क्या ले आई बहू? नहीं नहीं, मैं यह सब नहीं पहनूंगी, लोग क्या कहेंगे, और मेरी उम्र तो देखो। जीन्स व टी शर्ट एक तरफ रखते हुए मीनू ने कहा, उम्र क्यों नहीं है? अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है माँ? लगता है आप 50 की ही हैं। लोगों की परवाह छोड़िए, बस वही पहनिए जो आपको अच्छा लगता है, और मुझे पता है आपका जीन्स पहनने का मन है, आप यह जरूर पहनेंगी। हुक्म सुनाकर सिप्रा फ्रेश होने चली गई। मीनू उसे जाते देखते हुए सोचने लगी कि यह कैसा अनोखा रिश्ता है उनका। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई।
कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।